अच्छी अच्छी बातें बताई, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मिशन में आप लेकर चल रहे हैं कहाँ तक कामयाब होंगे आप? देखिए, भारत की 80% समस्याओं का जो मूल कारण है घटिया कानून है। भारत में या तो बहुत सारे चीज़ों पे कानून नहीं है, और जिन विषयों पे कानून है वो महा घटिया है। उदाहरण के लिए, घुसपैठ के खिलाफ कोई कठोर कानून ही नहीं है। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण कानून कुछ राज्यों में है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। धर्मांतरण का जो कानून भी है उसमें 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि जो धर्मांतरण होता है वो सारा पैसे से, बाहर से फंडिंग आ रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होगा, जब तक भारत में जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा और पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो और 1 साल के अंदर सज़ा हो जाए, जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। जब तक भारत में भ्रष्टाचार का अपराध खत्म नहीं होगा, तब तक भारत का विकास नहीं होगा, उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा। दुनिया में जिन देशों ने भ्रष्टाचार अपराध को ख़त्म किया है, चाहे वो दुबई है, चाहे सिंगापुर है, चाहे जापान है, वो देखिए 50 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं, 50 साल के अंदर वहाँ विकास हो गया है। जिन राष्ट्रों ने कठोर कानून बनाया है वहाँ धर्मांतरण नहीं होता, जिहाद नहीं होता, मजहबी उन्माद नहीं होता है, वहाँ पे नक्सलवाद नहीं है, माओवाद नहीं है। जिन देशों ने सठे साठिम समाचरित सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया है, वहाँ पे अराजकता नहीं है, वहाँ किडनैपिंग नहीं होती है। लेकिन जिन राष्ट्रों ने भारत जैसे देशों में जहाँ पे मानवाधिकार, झूठे मानवाधिकार के नाम पे घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया है, जैसे 1860 का मैकाले का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। तो ये जो कानून है, इनफैक्ट ये भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है, ये बलात्कारियों के पक्ष में है, ये नशा तस्करों को मदद करते हैं, ये गाय तस्करों को मदद करते हैं, ये जो भी अवैध काम करने वाले हैं उनके पक्ष में है। घटिया कानून का नतीजा है कि बिट्टा कराटे, जिसने पब्लिकली कहा था कि उसने मर्डर किया है, आज तक उसको फांसी नहीं हुई। ये घटिया कानून का परिणाम है कि यासीन मलिक, जिसने पब्लिकली कहा था उसने मारा है, आज तक वो भी, अभी उसका मैटर हाई कोर्ट पहुंचा है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, यानी अभी 10-15 साल और भी लग जाएगा, और इस बात की भी गारंटी नहीं उसको फांसी होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सठे साठिम समाचरित सिद्धांत अपनाया जाए, 1950 के पहले बने सारे कानूनों को ख़त्म किया जाए। भारत के भ्रष्टाचार अपराध के जो कानून हैं उनको बाहर के कानूनों से कंपेयर किया जाए, चाइना से कंपेयर किया जाए, जापान से कंपेयर किया जाए, सिंगापुर से कानून कंपेयर किया जाए, और विश्व के सर्वोत्तम कानूनों को भारत में लागू किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हमारा हर कानून सब पे लागू होगा और हर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा, तभी भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। जब से हम देख रहे हैं आप कुछ उल्टी बातें वही भूल रहे हो। मैं ये बोलता हूँ कि आप भारत में रह रहे हो और आप बातें करते हो अमेरिका की, सऊदी अरबिया की, फलानी कंट्री की। आप पहली बात तो भारत की बात कीजिए, आप भारत में रह रहे हो। दूसरी बात, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि आप इतना जोर भ्रष्टाचार मिटाने पर दे रहे, ना तो आप भ्रष्टाचार मिटा पाओगे, आप नैतिक। आपका सवाल क्या है? PIL भी चल रही है कि भारत में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए, भारत के प्राइमरी की शिक्षा में वेद पुराणों को शामिल किया जाए, वैदिक शिक्षा आधारित शिक्षा पद्धति लागू किया जाए। आप गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन अश्विनी उपाध्याय, ऑलरेडी PIL चल रही है, सरकार को नोटिस भी हो गया है। हमारा ये कहना है कि भारत में कम से कम 8वीं तक सबकी सिलेबस सबका समान हो। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन सिलेबस सबका कॉमन हो। मंत्री हो या संतरी, क्लर्क हो या कलेक्टर, कप्तान हो या मजदूर हो या मालिक, किताब बच्चों की एक होनी चाहिए, और वो भारतीय शिक्षा जो वेद पुराण की शिक्षा है, जो उपनिषद में जो शिक्षाएं हैं, जो भगवत गीता में शिक्षा है, जो रामायण में शिक्षा है, उस पर आधारित होना चाहिए। और ये बहुत आसान है, इसके लिए संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है। संविधान कहता है 3 भाषा सिखाइए, तो 3 भाषा में जैसे हरियाणा में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लागू है। तमिलनाडु में क्या करते हैं कि इंग्लिश, संस्कृत और तमिल पढ़ाते हैं। कर्नाटक में इंग्लिश और कन्नड़ और संस्कृत पढ़ाते हैं। 3 भाषा सारे राज्यों में पढ़ाई जाती है। हम ये कह रहे हैं जहाँ हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में प्राइवेट किताब लगाने की बजाय रामचरितमानस क्यों नहीं लगाते? संस्कृत में प्राइवेट किताब लगाने की बजाय उपनिषद और वेद क्यों नहीं लगाते? इसी तरीके से इंग्लिश में प्राइवेट किताब लगाने के बजाय भगवत गीता क्यों नहीं लगाते? तो 3 भाषाओं की शिक्षा देना है तो बेटर ये होगा कि प्राइवेट किताबें लगाने की बजाय वेद पुराण को लगाया जाए, रामचरितमानस को लगाया जाए, उपनिषद को लगाया जाए। इससे बच्चे में संस्कार भी आएगा, 3 भाषाओं का ज्ञान भी होगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। हमारे देश में पहले समान शिक्षा थी। भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े थे, जबकि दोनों के वर्ण अलग अलग थे। राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमन, दोनों का वर्ण अलग अलग था, एक साथ पढ़े थे। तो समान शिक्षा तो राम राज्य की मूल भावना है।
जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब नहीं होगी तब तक धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। कानूनों की कॉपी मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, बाकी गूगल करने पे मिल जाएगा। गांठ है, अंग्रेज तो भारत छोड़ गए लेकिन अंग्रेजी कानून यहीं छोड़ गए। आज हमारा थाना, तहसील, जिला सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। इसलिए मैं देश के सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, कोई एक अंग्रेजी कानून निकाल लीजिए, अपने घर में 8 अगस्त को उसको जला के उसका वीडियो शेयर करिए। 8 अगस्त को पूरे देश में अंग्रेजी कानूनों को जलाने का हमने एक योजना लिया है। हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे अगर आने वाले टाइम में कानून घटिया नहीं बदले गए, जैसे हमने पहले जंतर मंतर पे सबको बुलाया था, आवश्यकता पड़ी तो हम दोबारा फिर से सबको वहीं बुलाएंगे। क्यों बनी और इसका मकसद क्या है? देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया, मंच पर भी बताया, राष्ट्रीय चेतना समिति का बनाने का प्लान हम लोगों का काफ़ी सालों से था। मन में कशिश थी, कोई ऐसे का मंच नहीं मिल रहा था हमें, या कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा जाए। मन में एक कशिश थी कि कुछ ऐसा किया जाए राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र निर्माण में काम आए, देश जन जागृत हो, देश आगे बढ़े। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अभी अश्विनी उपाध्याय जी के बारे में मौका मिला। अभी हमने राष्ट्रीय उपाधि अभी बनी है ये राष्ट्रीय समिति, और इसका उद्देश्य यही है कि हम जनता को जागरूक करते रहें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि बने। सर, पूरे भारत को आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहता है कि ताकि सभी लोगों में जागृति पैदा हो, चेतना पैदा हो और राष्ट्र के विकास के लिए काम करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून हैं, सबसे पहले उनके ऊपर चोट करने की ज़रूरत है। देखो, हम हॉस्पिटल खोल लें, उसमें फ्री दवाइयाँ बांटते रहें, मरीजों को ठीक करते रहें, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरीज तो और आते रहेंगे। जब तक हम मरीज बीमार क्यों हो रहा है, जब तक हम उस जड़ पे नहीं पकड़ेंगे कि उसके अंदर जो फ्रूट है, जो सब्जी है, उसके अंदर पेस्टिसाइड छिड़ा जा रहा है या उसके अंदर दवाई मिलाई जा रही है गलत, या उसके अंदर वो जो गलत चीज़ें हैं, जब तक हम उस पर चोट नहीं पकड़ेंगे तो मरीज तो ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे। आज हमारे कैंसर बढ़ता रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही जैसे भ्रष्टाचार है, जब तक कानून ठीक नहीं होगा हमारा, तब तक भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार किसी तरीके से होएगा। उन्होंने भी एक बात की, आप भी एक बात करे हो, आप सब भ्रष्टाचार की बात, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिम्मेवार नहीं उसके लिए? देखिए, घर का मुखिया जिम्मेवार होता है, लेकिन जब वो सीट पे नहीं बैठा होता तब तो आदमी कुछ भी बोल देता है। घर का मुखिया भी यदि सीट पे बैठा होता ना, उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम भी यदि किसी एक सीट पे बैठे, सीट पे ध्यान बैठने के बाद हमें चारों तरफ का ध्यान रखना होता है, हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान नहीं रखना। तो इसलिए हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ, मोदी जी ने अभी क्यों नहीं किया। उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो कि हम नहीं समझ सकते। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और वो देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हम जो है देश अपने राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और करप्शन में हमने तो मुद्दे निकाल के दिए। हमने ये नहीं कि हमने कह दिया कि ये भ्रष्टाचार हुआ, हमने ये निकाला कि भ्रष्टाचार हुआ ऐसे हुआ है। केस फाइल किए हैं, अभी बताया था धिंगड़ा साहब ने, 3 IAS हैं, HCS हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं हमने। लेकिन क्या करें, परमिशन वाली बात है। जहाँ तक परमिशन वाली बात है, भैया ऊपर से परमिशन आएगी, आज तक ये नहीं पता ऊपर कौन है, ऊपर के आदेश कौन है, कौन आदेश करता है, फिर कानून कहाँ है? कानून तो है ही नहीं ना। अगर कानून हो तो परमिशन की जरूरत ही नहीं है। आपको भुगतना ही पड़ा, गलत केस में फंसा। मैं गलत केस में फंसाया गया, 1 नहीं 2 में 3 में फंसाया गया, हमें गलत केस में फंसाया गया। लेकिन हमने उल्टे किया उसको, हमने कोर्ट में बताया कि हमने कुछ किया ही नहीं है। हिम्मत नहीं आ रही, मेरी बिल्डिंग ढा दी गई, वो हो गया। मैंने तो बड़ा, मैं कहता हूँ भाई, JP दलाल आए थे, ग्रीवेंस कमेटी में मेरा केस लगा था। मैंने कहा 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर जो कब्जाई हुई है, हुड्डा की लैंड है, जो माफिया लोग किराया खा रहे हैं, आइए ना मैं बताता हूँ। कहने लगा ऑफिस बुलाऊंगा। अरे मैं कहा भाई आपका भी हिस्सा होगा। तो हम तो स्पष्टवादी हैं, सच कहने वाले हैं, जो बातें हैं वो स्पष्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल लड़ते रहेंगे। और आपको देख रहे होंगे, आज से नहीं, मैं 10, 11, 12 साल से लड़ रहा हूँ इस मुकदमे को, कि हम बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।